यूपी बोर्ड क्लास चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय 4 द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.2 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक, जिससे आपको प्रश्नावली 4.2 के सभी प्रश्नों के हल आसानी से समझ में आ जाएंगे। प्रश्न एक में दोस्तों हमसे कहा गया है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। प्रश्न के 5 भाग हैं, पांचों भागों में हमें एक एक द्विघात समीकरण दे रखा है। हमें वो द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। ठीक है दोस्तों, हम जानते हैं किसी भी द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अध्याय 4 के परिचय के वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि मध्य पद को विभक्त करके यानी कि दो भागों में बांट के हम एक द्विघात समीकरण के गुणनखंड कर सकते हैं। ठीक है, आपने हमारा अध्याय 4 का परिचय का वीडियो अवश्य देखा होगा, नहीं देखा है तो उसे अवश्य देख लें। दोस्तों द्विघात समीकरण किस रूप का होता है? a गुणा एक्स की घात 2 धन बी एक्स धन सी बराबर 0। तो इसमें मध्य पद कौन सा है? बी एक्स। ठीक है, तो मध्य पद है बी एक्स। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुणनखंड करने के लिए b को ऐसी दो संख्याओं, ठीक है, दो संख्याओं में बांट देंगे b को, b1 और b2। ठीक है, कि b1 और b2 का जो योगफल है वो b के बराबर हो और b1 और b2 का जो गुणनफल है वो a गुणा c के बराबर हो। ठीक है, यानी कि b1 धन b2 हो b। ठीक है, तो b को हमें ऐसी दो संख्याओं में बांटना है कि उनका योगफल तो b के बराबर हो और उनका जो गुणनफल है b1 गुणा b2 वो a गुणा c के बराबर हो। तो आइए इस विधि से हम सभी प्रश्न के सभी भागों को हल करते हैं। प्रश्न एक का भाग एक, आइए दोस्तों इसे हम गुणनखंड विधि से हल कर लेते हैं। दिया गया समीकरण है एक्स की घात 2 माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। हम जानते हैं हमारा जो द्विघात समीकरण है वो किस रूप का होता है? a गुणा एक्स की घात 2 धन बी एक्स धन c बराबर 0। तो हम गुणांकों की तुलना कर लेते हैं। एक्स की घात 2 का गुणांक कितना है यहाँ पर? a, और हमारे समीकरण में कितना है? एक्स की घात 2 का गुणांक 1, तो a बराबर हो जाएगा 1। फिर है बी एक्स, एक्स का गुणांक कितना है? b, और समीकरण में है -3x, तो x का गुणांक कितना हो गया? -3, तो b हो जाएगा हमारा -3। अचर राशि कितनी है हमारे? c, और समीकरण में कितनी है? -10, तो c हो जाएगा -10। अब दोस्तों हमें थोड़ा सा रफ कार्य करना पड़ेगा, तो रफ कार्य हम यहाँ पे कर लेंगे। तो दोस्तों पहले हमें निकालना होता है a गुणा c कितना होता है। तो a गुणा c, a है हमारा 1 और c है -10, तो 1 गुणा -10 कितना होगा? -10। a गुणा c हो गया -10। अब दोस्तों जो हमारा मध्य पद है b, ठीक है, इसे मध्य संख्या b जो है इसे हमें दो संख्याओं के में बांटना है। ठीक है, दो संख्याओं के रूप में लिखना है जिनका गुणनफल a गुणा c अर्थात यहाँ पर -10 के बराबर हो। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? 10 के गुणनखंड के युग्म बनाने होंगे कि कैसी दो संख्याओं को गुणा करने पे 10 प्राप्त होता है। तो पहले 1 गुणा 10 10 होता है, ये हम जानते हैं। अब हमें देखना होगा कि क्या 1 और 10 को जोड़ने पर 3 मिलता है? नहीं। 1 और 10 को जोड़ने पे 11 मिलता है। क्या 10 और 10 में से 1 को घटाने पे 3 मिलता है? नहीं। 10 को में से 1 को घटाने पे 9 मिलता है। तो ये दो संख्याएं नहीं होंगी 1 और 10 हमारी। फिर हम देखते हैं 10 क्या हो सकता है? 2 गुणा 5 10 होता है। ठीक है, अब 5 और 2 को जोड़ेंगे तो हमें 10 प्राप्त होता, 3 प्राप्त होगा क्या? नहीं। 5 और 2 को जोड़ने पे हमें 7 प्राप्त होगा। ठीक है, लेकिन 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 3, और b है हमारा -3, तो फिर ठीक है क्योंकि फिर हम 2 में से 5 को घटा देंगे तो हमें -3 मिल जाएगा। तो b को हम 2 और 5 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, -5 धन 2। ठीक है, ये कितना होगा? -3, तो ये जो b -3 है इसको हम क्या लिख देंगे? -5 धन 2। ठीक है, अब देखिए -5 और 2 का गुणा करेंगे तो -10 आ गया हमारा। ठीक है, तो हम सही कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो -3x है, ठीक है, इसको हम क्या कर देंगे? -5x धन 2x, ये लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने दो संख्याएं ज्ञात कर ली हैं। तो देखिए x की घात 2 तो वही लिख दिया, -3x को क्या लिखा हमने? -5x धन 2x। ये कहाँ से आया? यहाँ से रफ में कार्य करने से हमें प्राप्त हुआ। अब देखिए -3x धन 2x, -3x ही होगा, एक ही बात है। फिर -10 को लिख दिया बराबर 0। अब शुरू के दोनों पदों में क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है, तो हमने x कॉमन ले लिया। x की घात 2 में से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x। -5x में से x कॉमन लेंगे तो -5। ठीक है, धन लिख दिया। अब आखिरी के दो पदों में से भी हमें क्या होता है? कोष्टक के अंदर x -5 ही लाना है जो पहले कोष्टक में आया है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि क्या कॉमन आ रहा है। ठीक है, 2 कॉमन आ रहा है, 2x और -10 में से, तो हमने धन 2 लिख दिया। 2x में से 2 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा? x। ठीक है, और -10 में से 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा -5 बराबर 0 लिख दिया। अब देखो दोनों में x -5 है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं x -5 गुणा x धन 2, हमने लिख दिया गुणा x धन 2 बराबर 0 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? या तो x -5 शून्य होगा, ठीक है, या फिर x धन 2 शून्य होगा। जब x -5 शून्य होगा
तो -5 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो धन का 5 हो जाएगा, तो x बराबर हमें मिलेगा 5। या फिर अगर x धन 2 शून्य है तो धन 2 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऋण क्या हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा -2। ठीक है, यही हमारा उत्तर होगा प्रश्न के पहले भाग का दोस्तों। यही हमारे दिए गए द्विघात समीकरण के मूल होंगे, क्या, 5 और -2। अब हम चलते हैं प्रश्न के दूसरे भाग पर। प्रश्न 1 भाग 2। भाग 2 में दोस्तों हमें समीकरण दे रखा है 2 गुणा x की घात 2 धन x माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, तो पहले तो जो समीकरण होता है a गुणा x की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 से तुलना कर लेते हैं। x की घात 2 का गुणांक कितना है, a, और यहाँ पर x की घात 2 का गुणांक कितना है, 2। a बराबर हो जाएगा 2। ठीक है, x का गुणांक कितना हमारे समीकरण में, 1, धन x है तो मतलब 1 हो गया, तो b कितना हो जाएगा हमारा 1। अचर राशि क्या है हमारे समीकरण में, -6, तो c हो जाएगा हमारा -6। अब दोस्तों रफ कार्य कर लेते हैं। ठीक है, पहले तो हम क्या निकालेंगे, a गुणा c। a है 2, c है -6, तो हमने लिख दिया 2 गुणा -6। 2 गुणा -6 होता है -12, तो ac आ गया हमारा -12। अब हमें b मतलब 1 को ऐसे दो भागों में बांटना है कि वो उनका जोड़ या घटाव जो है वो 1 के बराबर हो। ठीक है, और गुणा कितना हो, -12 हो। तो हम 12 के गुणनखंड के युग्म में देख लेते हैं कि कैसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनका गुणनफल 12 होता है। ठीक है, तो पहले तो 1 गुणा 12 12 होता है। ठीक है, 12 और 1 को जोड़ेंगे तो 13 होता है, 12 में से 1 घटाएंगे तो 11, तो 1 नहीं मिला हमें। आगे बढ़ते हैं। फिर होता है 2 गुणा 6 भी 12 होता है। ठीक है, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 मिलेगा, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 मिलेगा, 1 फिर भी नहीं मिला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 गुणा 4, 3 गुणा 4 भी 12 होता है। ठीक है, अब 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 मिलेगा। ठीक है, पर हमें 1 चाहिए, 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब 3 और 4 होंगी वो दो संख्याएं। ठीक है, बी को 3 और 4 में हम बांट लेंगे। ठीक है, हम क्या कर लेंगे, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो बी हमारा 1 है। ठीक है, तो बी वन और बी टू हमारे क्या हो जाएंगे, 4 और -3। ठीक है, अब हम इनका गुणा करके देख लेते हैं कि 4 और -3 का गुणा कितना होता है। 4 गुणा -3 हमारा -12 आ गया, तो ये इसी के बराबर आ गया, -12। ठीक है, तो हमारी संख्या कितनी मिल गई हमें, 4 और -3। अब हम समीकरण को हल कर लेते हैं। 2 गुणा x की घात 2 को तो वैसे ही लिख देंगे, x को क्या लिख देंगे हम, 4x - 3x। ठीक है, 4x में से 3x जाएगा तो x ही बचेगा, और ये 4x और -3x कहाँ से मिले, यहाँ से। ठीक है, जब हमने गुणनफल के युग्म बनाए उसके। ठीक है, तो धन 4x -3x, फिर -6 बराबर 0। ठीक है, बाकी तो वैसे ही लिख लिया। अब पहले दो पदों में देखेंगे तो 2x कॉमन आ रहा है। ठीक है, दोनों में, तो 2x कॉमन ले लिया। 2 गुणा x की घात 2 में से 2x कॉमन लेंगे तो x बचेगा। धन 4x में से 2x कॉमन लेंगे तो 2 बचेगा। फिर आखिरी दो पदों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, -3 कॉमन आ रहा है, तो -3 कॉमन ले लिया हमने। ठीक है, -3x में से -3 कॉमन लिया तो x बचा, और -6 में से -3 कॉमन लिया तो धन के 2 बचे, और बराबर 0 है। अब देखिए दोनों में x धन 2 कॉमन है, तो x धन 2 लिख दिया हमने। फिर क्या लिखेंगे दूसरे कोष्टक में, 2x - 3, दूसरे कोष्टक में लिख दिया हमने 2x - 3 बराबर 0। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, या तो x धन 2 शून्य है। ठीक है, या फिर क्या शून्य है, 2x - 3 बराबर 0 है। ठीक है, तो 2x - 3 बराबर 0 है, 3 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो 2x बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए अगर x धन 2 बराबर 0 था, 2 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऋण का 2 हो जाएगा, तो या तो x बराबर -2 हो। और यहाँ पर देखिए 2x बराबर 3 आया था, 2 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो बट्टे में जाएगा, तो x बराबर 3/2 मिल जाएगा हमको। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा उत्तर मूल क्या हुए द्विघात समीकरण के, x बराबर -2 और x बराबर 3/2। यही हमारे प्रश्न का इस भाग का उत्तर है। अब हम चलते हैं प्रश्न के तीसरे भाग पर, का भाग 3। ठीक है, यहाँ पर हमें समीकरण दे रखा है दोस्तों, √2 गुणा x की घात 2 धन 7x धन 5 गुणा √2 बराबर 0। ठीक है, स्टैंडर्ड जो है हमारा द्विघात समीकरण होता है वो क्या होता है, a गुणा x की घात 2 धन bx धन c बराबर 0। तुलना कर लेते हैं x की घात 2 के पद का, तो क्या है √2 गुणा x की घात 2, तो a कितना हो जाएगा हमारा √2। ठीक है, फिर x का पद क्या है 7x, तो b हो जाएगा हमारा 7, और अचर राशि क्या 5 गुणा √2, तो c कितना हो जाएगा हमारा 5 गुणा √2। ठीक है, अब रफ कार्य कर लेते हैं, a गुणा c करना होगा हमें। a है √2 और c है 5 गुणा √2, √2 और √2 का गुणा 2 हो जाएगा, और 5 गुणा 2 हो जाएगा 10, तो ac आ जाएगा 10। ठीक है, अब हमें 10 को दो ऐसी संख्याओं के रूप में लिखना है कि उनका जो गुणनफल है वो 10 हो। ठीक है, दो ऐसी संख्याएं लेनी है जिनका गुणनफल तो 10 हो, और पर उनका योगफल कितना हो 7 हो, क्योंकि b हमारा 7 है। ठीक है, तो देख लेते हैं ऐसी संख्या, दो संख्या जिनका गुणनफल 10 होता है। 1 गुणा 10 10 होता है, 1 और 10 को जोड़ेंगे तो 11 मिलता है, 10 में से 1 को घटाएंगे तो 9 मिलता है, 7 नहीं मिलता। आगे बढ़ते हैं। 2 गुणा 5 भी 10 होता है, 2 और 5 को जोड़ेंगे तो हमें 7 मिल जाएगा। ठीक है, तो वो दो संख्या क्या होंगी, 2 और 5 होंगी।
उसको हम लिख देंगे 5 धन 2 बराबर 7, ठीक है। और 5 गुणा 2 करके देख लेते हैं 10 मिलता है क्या? हाँ 10 मिलता है, जो कि AC के बराबर है। अब हम आ जाते हैं अपने समीकरण पर। जो समीकरण का पहला पद है उसको तो लिख दिया अंडर रूट 2 गुणा एक्स की घात 2। 7x को क्या लिख देंगे हम? 5x धन 2x। 5x धन 2x कितना होगा? 7x, ठीक है। ये 5 और 2 ही क्यों लिखा? क्योंकि ये 5 और 2 हमारे रफ कार्य करने में आए, फिर 5 और 2 का योगफल 7 है और उनका गुणनफल 10 है, ठीक है। फिर अचर राशि को वैसे ही लिख दिया, धन 5 गुणा अंडर रूट 2 बराबर 0 है, ठीक है। अब क्या करते हैं, पहले दोनों पदों में से क्या कॉमन आ सकता है? x आ सकता है, तो x ले लिया। अंडर रूट 2 गुणा एक्स की घात 2 में से x कॉमन लिया तो क्या बचेगा? अंडर रूट 2 गुणा एक्स। और 5x में से x कॉमन लिया तो 5, तो धन 5 धन। अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं? अंडर रूट 2 कॉमन ले सकते हैं, तो अंडर रूट 2 कॉमन लिया तो 2 गुणा एक्स में से अंडर रूट 2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा? अंडर रूट 2 गुणा एक्स, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 2 हो जाएगा, ठीक है। और 5 गुणा अंडर रूट 2 में से अंडर रूट 2 कॉमन लिया तो कितना बचेगा? 5 बराबर 0। अब देखो दोनों के कोष्टक में समान चीजें हैं, अंडर रूट 2x धन 5, तो हम क्या लिख देंगे? अंडर रूट 2x धन 5 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में क्या जाएगा? x धन अंडर रूट 2, तो हमने लिख दिया x धन अंडर रूट 2 बराबर हो गया 0। अब क्या होगा? ये दोनों शून्य होंगे, या तो अंडर रूट 2x धन 5 शून्य होगा या फिर x धन अंडर रूट 2 शून्य होगा, ठीक है। अब 5 को अगर हम दाईं तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2x बराबर -5, ठीक है। अंडर रूट 2 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो बट्टे में चला जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा? -5 बट्टे अंडर रूट 2। अब ये दूसरे को देख लेते हैं, x बराबर अंडर रूट 2 बराबर 0 है, x धन अंडर रूट 2 बराबर 0 है, x धन अंडर रूट 2 बराबर 0 है, तो अंडर रूट 2 को हम ले जाएंगे दाईं तरफ तो ऋण का हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा ऋण के अंडर रूट 2, ठीक है। तो यही हमारे मूल होंगे द्विघात समीकरण के, x बराबर -5 बट्टे अंडर रूट 2 और x बराबर अंडर रूट 2, ठीक। और यही हमारा उत्तर होगा प्रश्न के तीसरे भाग का। अब हम चलते हैं प्रश्न के चौथे भाग पर। प्रश्न 1 भाग 4। भाग 4 में दोस्तों हमें द्विघात समीकरण दे रखा है 2 गुणा एक्स की घात 2 माइनस एक्स धन 1/8 बराबर 0, ठीक है। तो ये 1/8 है जो हमें अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हम थोड़ा सा हल कर लेते हैं, ठीक है। समीकरण को थोड़ा सा सरल कर लेते हैं, फिर हम इसको हल करेंगे आगे। तो हमने क्या किया, बट्टे में सबके में 8 ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि फिर ये 8 को हम 0 से गुणा करके गायब कर देंगे। तो बट्टे में सबके 8 लेंगे, तो जिसके बट्टे में 8 नहीं है उसमें 8 का गुणा हो जाएगा, तो 2 गुणा एक्स की घात 2 में 8 का गुणा हो जाएगा। माइनस एक्स है तो माइनस एक्स तो रहेगा ही और 8 का गुणा हो जाएगा एक्स में, ठीक है। माइनस का चिन्ह रहा और एक्स में गुणा हो गया 8 का। एक के बट्टे में 8 था तो एक में किसी का गुणा नहीं होगा, एक रहेगा, ठीक है। बट्टे में 8 हो जाएगा सबके में बराबर 0। ये 8 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऊपर गुणा हो जाएगा। अब 8 गुणा 2 गुणा एक्स की घात 2 कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, 16 गुणा एक्स की घात 2 माइनस 8 गुणा एक्स हो जाएगा 8x, धन का 1 है धन का 1 लिख दिया, 8 को ऊपर पहुंचा दिया तो 0 गुणा 8 हो गया। 0 का 8 से गुणा होगा तो 0 ही मिलेगा हमें, तो हमें मिल जाएगा 16 गुणा एक्स की घात 2 माइनस 8x धन 1 बराबर 0, ठीक है। अब ये जो समीकरण है हमारा, ये a गुणा एक्स का 2 धन bx धन c बराबर 0 के रूप में हमें दिख रहा है। जो दिया गया था वो भी इस रूप में था, पर थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था तो हमने थोड़ा सा सरल कर लिया उसको। अब x की घात 2 का गुणांक है 16, तो a हो जाएगा हमारा 16, माइनस 8x है तो x का गुणांक हो जाएगा -8, तो b हो जाएगा -8। अचर राशि है धन 1 तो c हो जाएगा 1। अब हम रफ कार्य की तरफ चलते हैं, ठीक है। a गुणा c निकाल लेते हैं पहले, a है 16, c है 1, तो 16 गुणा 1 कितना हो जाएगा? a गुणा c 16 आ जाएगा हमारा। तो अब हमें b जो -8 है उसकी दो ऐसी संख्या ज्ञात करनी पड़ेंगी जिनका योगफल तो -8 हो और गुणनफल हो 16, ठीक है। तो देख लेते हैं, 1 गुणा 16 16 होता है हमारा, 1 गुणा 16 16 होता है। अब देखिए 16 और 1 जोड़ेंगे तो 17 मिलेगा, 16 में से 1 घटाएंगे तो 15 मिलेगा, 8 नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, ये नहीं होगी हमारी संख्याएं। 2 गुणा 8 भी 16 होता है, 8 और 2 जोड़ेंगे तो 10 होगा, 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 होगा, तो ये भी 8 नहीं हो रहा हमारा। अब देख लेते हैं, 4 गुणा 4 16 होता है, 4 और 4 जोड़ेंगे तो 8 मिल जाएगा, हाँ ये हो सकती है संख्याएं। तो संख्या क्या होंगी? -4 क्या होगा? -8, तो दोनों संख्या क्या होंगी हमारी? -4 और -4। अब गुणा करके देख लेते हैं -4 और -4 का, कितना रहा? 16, और इतना ही आना चाहिए था इसी के बराबर 16, ठीक है। अब हम आ जाते हैं समीकरण पे, ठीक है। तो 16 गुणा एक्स की घात 2 को तो वैसे ही लिख दिया, -8x को क्या लिखेंगे? -4x, ठीक है, क्योंकि हमने 8 को किन दो संख्याओं में बांट लिया? -4 और -4 में, तो -4x लिख दिया और धन का 1 बराबर 0 लिख दिया हमने। अब शुरू के दो पदों में क्या कॉमन आ रहा है? 4x, तो हमने 4x को कॉमन ले लिया। 4x को कॉमन लेंगे तो 16 गुणा एक्स की घात 2 में से 4x कॉमन लेंगे तो 16 में से 4 कॉमन लिया तो 4, और x की घात 2 में से x कॉमन लिया तो x, तो ये हो गया 4x। -4x में से 4x कॉमन लेंगे तो -1 बचेगा।
और आखिरी के दो पदों में हम धन का एक भी कॉमन ले सकते हैं, माइनस एक भी कॉमन ले सकते हैं। हम लेंगे माइनस एक कॉमन, ताकि कोष्टक में 4x माइनस एक आ जाए। ठीक है, तो माइनस एक कॉमन लिया तो माइनस 4x में से माइनस एक कॉमन लिया तो 4x आ गया, एक में से माइनस एक कॉमन लिया तो माइनस एक आ गया, बराबर 0। ठीक है, ताकि दोनों कोष्टकों में समान चीज आ जाए। अब क्या करेंगे हम, दोनों कोष्टकों में दोनों कोष्टकों में 4x माइनस एक है, तो हमने 4x माइनस एक लिख दिया। दूसरे कोष्टक में फिर क्या आ जाएगा, ये जो 4x माइनस एक, ये आ गया 4x माइनस एक बराबर 0। ठीक है, अब हम इसको और हल कर लेते हैं आगे। तो दोस्तों ये हमने निकाल लिया, 4x माइनस एक गुणा 4x माइनस एक बराबर 0। इसका मतलब क्या होगा, 4x माइनस एक 0 है या 4x माइनस एक 0, मतलब एक ही चीज है वो तो दोनों। ठीक है, अब एक को दोनों समीकरणों में एक को दाईं तरफ ले जाएंगे तो धन का हो जाएगा, तो 4x बराबर एक हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी 4x बराबर एक हो जाएगा। अब 4 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो बट्टे में चला जाएगा दोनों में, तो x बराबर आ जाएगा 1/4, x बराबर 1/4। तो दिए गए समीकरण के दो मूल आएंगे हमारे, x बराबर 1/4, 1/4। ठीक है, यानी कि दोनों मूल बराबर हैं। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर होगा प्रश्न के चौथे भाग का। अब हम चलते हैं प्रश्न के पांचवें भाग पर। आइए दोस्तों, प्रश्न का पांचवा और आखिरी भाग हल कर लेते हैं। हमें समीकरण दे रखा है 100 गुणा x की घात 2 माइनस 20x धन 1 बराबर 0। ठीक है, तो हमने लिख लिया 1 गुणा x की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 होता है। ठीक है, द्विघात समीकरण, तो a कितना हो जाएगा 100, क्योंकि 100 गुणा x की घात 2 है तो a हो जाएगा 100, माइनस 20x, तो x का गुणांक है माइनस 20, तो 20, तो b हो जाएगा माइनस 20 धन 1, अचराशी 1, तो c हो जाएगा 1। ठीक है, अब हम चलते हैं रफ कार्य की तरफ। a गुणा c निकाल लेते हैं, a है 100, c है 1, a है 100, c है 1, तो a गुणा c हो जाएगा 100 गुणा 1, 100 गुणा 1 होता है 100, 1 गुणा c हो गया 100। अब हमें जो माइनस 20 है, उस जो माइनस 20 है उसे दो संख्याओं के रूप में लिखना है कि उनको जोड़ने पे तो माइनस 20 मिले। ठीक है, और उनका गुणनफल 100 हो। ठीक है, आप चाहें तो इसको तुरंत भी कर सकते हैं, जैसे कि हमें पता है -10 -10 -20 होगा, और -10 और -10 का गुणा करेंगे तो 100 मिलेगा। ठीक है, तो ये ट्रायल एंड एरर बोलते हैं अंग्रेजी में इसको। ठीक है, किसी का जल्दी हो जाता है, किसी का देर से होता है। ठीक है, फिर भी हम आसानी से समझते हैं उसको। 1 गुणा 100 करेंगे तो 100 मिलेगा, पर 100 में 1 जोड़ेंगे तो 101, घटाएंगे तो 99। ये उत्तर नहीं है, क्योंकि हमें 20 चाहिए, संख्याओं का योग 20 चाहिए। ठीक है, योग या घटाओ 20 चाहिए। 2 गुणा 50 भी 100 होता है, पर 50 में 2 जोड़ेंगे तो 52, 2 घटाएंगे तो 48, ये भी 20 नहीं है। 4 गुणा 25 होता है हमारा 100। ठीक है, 4 गुणा 25 होता है 100, पर 25 में 4 जोड़ेंगे तो मिलेगा हमें 29, और 4 घटाएंगे तो मिलेगा 21, 20 फिर भी नहीं मिला। ठीक है, 5 गुणा 20 भी 100 होता है। ठीक है, पर 20 में 5 जोड़ेंगे तो 25 मिलेगा, 20 में से 5 घटाएंगे तो 15 मिलेगा, 20 फिर भी नहीं मिला। फिर 10 गुणा 10 होता है 100। ठीक है, अब 10 में 10 जोड़ेंगे तो 20 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दो संख्या हो सकती हैं, -10 -10 -20 हो जाएगा। अब -10 और -10 का गुणा करेंगे तो 100 हो गया, जो कि AC के बराबर है। तो ठीक है, तो दो संख्या हमारी -10 और -10 हो गई। अब हम क्या करेंगे, जो समीकरण है उसको लिख लेंगे, हल करेंगे। पहला पद तो वही रहेगा 100 गुणा x की घात 2, -20x को लिख लेंगे हम -10x -10x, फिर धन 1 बराबर 0 को लिख देंगे। अब हल कर लेते हैं। शुरू के दोनों पदों में 10x कॉमन आ रहा है, तो हमने 10x कॉमन ले लिया, तो 100 गुणा x की घात 2 में से 10x कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 10x, माइनस 10x में से 10x कॉमन लिया तो कितना बचा -1। फिर आखिरी के दो पदों में -1 कॉमन ले लेंगे, तो -10x में से -1 कॉमन लेंगे तो 10x बचेगा, और 1 में से -1 कॉमन लिया तो -1 बचा, बराबर 0। दोनों कोष्टक बराबर हो गए, तो हम क्या लिख सकते हैं, पहला कोष्टक जो है वो क्या होगा 10x - 1। ठीक है, दूसरे कोष्टक में क्या लिखेंगे, ये वाला 10x - 1 बराबर 0। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 10 या तो 10x - 1 0 है, या 10x - 1 0, मतलब एक ही बात है दोनों। ठीक है, अब दोनों में एक को दाईं तरफ ले जाएंगे तो धन का हो जाएगा, 10x बराबर 1 इधर हो जाएगा और 10x बराबर 1 इधर हो जाएगा। अब 10 को दाईं तरफ ले जाएंगे दोनों में तो बट्टे में चला जाएगा, तो x बराबर 1/10 आ जाएगा इधर, और इधर भी x बराबर 1/10 आ जाएगा। यानी कि दिए गए समीकरण के मूल समान है, वो क्या है, x बराबर 1/10। यही होगा प्रश्न के इस भाग का उत्तर दोस्तों। बच्चों, अगर आप हमारे यूपी बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे यूपी बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबाकर यूपी बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फायदा होगा, जब भी हमारा कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, और जब भी आप यूट्यूब में वीडियोज को सर्च करेंगे तो आपको हमारे चैनल के वीडियोज ऊपर नजर आने लगेंगे। बच्चों, इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस को देखने के लिए आप कभी भी आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। प्रश्न 2,
प्रश्न 2 में दोस्तों हमसे कहा गया है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। दोस्तों आपकी पुस्तक में उदाहरण 1 दिया गया है, ठीक है, उसमें 2 समस्याएं दी गई हैं, तो दोनों को हमें हल करना है। तो हम पहले समस्या को हल कर लेते हैं। पहली समस्या क्या दी गई है हमें? जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास बचे कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे, मतलब खोने से पहले 5-5 कंचे खोने से पहले शुरू में कितने कितने कंचे थे। तो दोस्तों हम मान लेते हैं कि जॉन के पास जो है कंचों की संख्या x है, ठीक है, और हमें दिया गया है कि दोनों जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर कितने कंचे हैं? 45, ठीक है। तो जीवंती के पास कितने कंचे होंगे, इसलिए जीवंती के पास कंचों की संख्या होगी 45 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों के पास 45 कंचे हैं। हमने मान लिया जॉन के पास एक्स है, तो जीवंती के पास कितने होंगे? 45 माइनस एक्स। अब जॉन के पास 5 कंचे खो देने के बाद बचे कंचों की संख्या कितनी होगी? पहले एक्स थे, 5 खो दिए उसने, तो कितने होंगे? एक्स माइनस 5। बहुत आसान है। फिर जीवंती के पास 5 कंचे खोद देने के बाद बचे कंचों की संख्या कितनी होगी? पहले जीवंती के पास कंचों की संख्या थी आरंभ में 45 माइनस एक्स, ठीक है, तो इसमें से हम 5 घटा देंगे, ठीक है, 45 माइनस एक्स में से 5 घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 40 माइनस एक्स, ठीक है। अब दोस्तों प्रश्न में कहा गया है दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है? 124। तो 5-5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास कंचे बचे हैं एक्स माइनस 5 और जीवंती के पास बचे हैं 40 माइनस एक्स, तो इन दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा? 124। तो इसको लिख लेते हैं x माइनस 5 गुणा 40 माइनस एक्स बराबर 124। अब कोष्टक खोल लेते हैं, तो देखिए x गुणा 40 हो जाएगा 40x, x गुणा माइनस एक्स हो जाएगा माइनस एक्स की घात 2, माइनस 5 गुणा 240 हो जाएगा माइनस 5 गुणा 40 होगा माइनस 200, माइनस 5 गुणा माइनस एक्स होगा धन के 5x, बराबर में 124 है तो बराबर में 124 लिख दिया। अब ये 40x और 5x मिलके कितने हो जाएंगे? 45x। बाकी पदों को वैसे ही लिख दिया, माइनस एक्स की घात 2 माइनस 200 बराबर 124। अब जितने भी पद बाईं ओर हैं उनको हम ले जाएंगे दाईं ओर, ठीक है, तो दाईं ओर ले जाने पर चिन्ह बदल जाएगा, तो बाईं ओर तो बचेगा 0, ठीक है। अब दाईं ओर पहले से 124 था तो 124 लिख दिया। 45x जो है बाईं से दाईं तरफ जाएगा तो ऋण के 45x हो जाएगा, ऋण का x की घात 2 दाईं तरफ जाएगा तो धन धन का x की घात 2 हो जाएगा, ऋण का 200 जाएगा दाईं तरफ तो धन का 200 हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके आगे। तो दोस्तों ये हमने निकाल लिया 0 बराबर 124 माइनस 45x धन x की घात 2 धन 200, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, 124 और 200 ये कितने हो जाएंगे? 324, ठीक है, और इसको लिख देंगे सबको x की घटती घातों के क्रम में। तो x की सबसे बड़ी घात क्या है? x की घात 2, तो पहले लिख दिया x की घात 2, फिर माइनस 45x, फिर 124 धन 200 हो गया 324, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, शून्य को दाईं तरफ ले जाएंगे, ठीक है, तो हमारा आ जाएगा x की घात 2 माइनस 45x धन 324 बराबर 0। एक ही बात है, ये 0 के बराबर है तो 0 को चाहे बाईं तरफ रखें या दाईं तरफ रखें। अब ये हमें मिल गया द्विघाती समीकरण, ठीक है। अब इस द्विघाती समीकरण जो है a गुणा x की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करेंगे तो x की घात 2 है तो a बराबर हो जाएगा 1, माइनस 45x है तो x का गुणक हो गया माइनस 45 तो b बराबर माइनस 45, और अचर राशि 324 है तो c बराबर हो गया 324, ठीक है। अब रफ कार्य कर लेते हैं हम, ठीक है, पहले तो 1 गुणा c निकालेंगे, a कितना है 1 और c है 324, तो 1 गुणा 324 हो जाएगा, 1 गुणा 324 तो 324 हो जाएगा। अब हम 324 के गुणनखंड देख लेते हैं, 324 के क्या क्या गुणनखंड होंगे? 1 गुणा 324, ठीक है। अब देखो हमें कितना लाना है, दो संख्याओं का योग 45, ठीक है, दो संख्याओं का योग या उसको घटाने पर, दो संख्याओं को आपस में घटाने पर हमें 45 मिलना चाहिए। तो 324 में से 1 जोड़ेंगे तो 325, 1 घटाएंगे तो 323, नहीं मिला। दूसरा देख लेते हैं 2 गुणा 162, ये भी 324 होता है। अब 162 में से 2 को जोड़ेंगे तो 164 और 2 को घटाएंगे तो 160, फिर भी 45 नहीं मिला। फिर 3 गुणा 108 होता है 324, अब 108 में 3 जोड़ेंगे तो 111 और 3 घटाएंगे तो 105, फिर भी 45 नहीं मिला। 4 गुणा 81 होता है 324, 81 में 4 जोड़ेंगे तो 85 और घटाएंगे तो 77, ठीक है, फिर भी 45 नहीं मिला। फिर हम क्या करेंगे, 6 गुणा 54 होता है 324, 54 में 6 जोड़ेंगे तो 60 और 6 घटाएंगे तो 48, फिर भी 45 नहीं मिला। फिर 9 गुणा 36 करेंगे तो ये भी 324 होता है, ठीक है। अब 9 में 9 और 36 को जोड़ेंगे तो 45 मिल गया, ठीक है। अब हमारा काम आसान हो गया, ठीक है। अब हम जो है माइनस 45 को लिख सकते हैं, माइनस 36 माइनस 9 बराबर माइनस 45,
ठीक है। अब -36 और -9 का गुणा करेंगे तो 324 मिल गया, ठीक है, जो कि AC है। तो -45 को हम क्या लिखेंगे, -36 और -9। अब हम आ जाते हैं अपने समीकरण में, x की घात 2 को तो वही लिख देंगे, -45x को लिख देंगे हम -36x -9x और धन का 324 बराबर 0, ठीक है। अब पहले दो पदों में x कॉमन आ रहा है तो x को कॉमन ले लेंगे, तो x की घात 2 में से x कॉमन लेंगे तो x बचेगा, -36x में से x कॉमन लेंगे तो -36 बचेगा। अंतिम दो पदों में हम -9 कॉमन ले लेते हैं, तो -9x में से -9 कॉमन लेंगे तो x बचेगा, 324 में से -9 को कॉमन लेंगे तो -36 बचेगा बराबर 0। अब देखो दोनों में x -36 कॉमन है तो x -36 ले लिया, दूसरे कोष्टक में क्या आ जाएगा, x -9 बराबर 0 आ गया हमारा दूसरे कोष्टक में, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा आ गया था x -36 गुणा x -9 बराबर 0। इसका मतलब क्या होगा, या तो x -36 शून्य है या x -9 शून्य है, ठीक है। अब 36 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो धन को आ जाएगा, तो या तो x 36 आ जाएगा, उसी तरह x -9 में से -9 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो धन का आ जाएगा, या x बराबर 9 आ जाएगा। हमने माना था जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी x है, ठीक है। तो जॉन के पास अगर हम x बराबर 36 ले रहे हैं तो जॉन के पास कंचों की संख्या हो जाएगी 36, ठीक है। और जीवंती के पास कितनी हो जाएगी कंचों की संख्या, 45 - x है, 45 में से 36 को घटा देंगे, 45 में से 36 को घटाएंगे तो 9 आ जाएगा जीवंती के पास कंचों की संख्या, ठीक है। या फिर अगर हम x बराबर 9 लेते हैं तो जॉन के पास कंचों की संख्या 9 हो जाएगी और जीवंती के पास कितनी होगी, 45 - x, 45 में से x मतलब 9 घटा देंगे, तो 45 में से 9 घटाएंगे तो आ जाएगा 36, तो जीवंती के पास कंचों की संख्या 36 हो जाएगी। हमारा उत्तर क्या होगा कि या तो जॉन के पास 36 कंचे हैं या 9 हैं, उसी प्रकार या तो जीवंती के पास 9 कंचे हैं या 36 कंचे हैं, ठीक है। तो यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। अब चलते हैं प्रश्न के दूसरे भाग पर। ये दोस्तों प्रश्न के दूसरे भाग को हल कर लेते हैं। उदाहरण 1 में जो दूसरा भाग दे रखा है वो क्या है, एक कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग मतलब छोटा उद्योग, ठीक है। मैं एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, ठीक है, कुछ खिलौने बनाता है वो। प्रत्येक खिलौने का मूल्य जो है रुपए में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है, ठीक है। जैसे मान लो अगर 10 खिलौने बनाए एक दिन में तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना आ जाएगा, 55 - 10 यानी कि 45 रुपए, ठीक है। किसी दिन कुल निर्माण जो है लागत 750 रुपए थी, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसको हल कर लेते हैं हम। मान लेते हैं कि उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या कितनी है, x है, जो हमें ज्ञात करना है उसको हम मान लेते हैं x, ठीक है। तो हमें कहा गया है प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है वो 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है, ठीक है। तो एक खिलौने का मूल्य कितना आएगा, प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना आएगा, 55 - x आ जाएगा, क्योंकि हमने कितने खिलौने माने हैं, बन रहे हैं, निर्माण हो रहा है, निर्मित हो रहे हैं x, ठीक है। इसलिए उस दिन प्रत्येक खिलौने के निर्माण की लागत कितनी होगी, 55 - x। ये तो बहुत ही आसान है। तो उस दिन निर्मित सभी खिलौनों के निर्माण की लागत कितनी होगी, जितने खिलौने बनाए यानी कि x और गुणा हर एक खिलौने की, प्रत्येक खिलौने की निर्माण की लागत जो कि है 55 - x, ठीक है। तो ये होगी जितने खिलौने बनाए, क्योंकि एक खिलौने की लागत अगर 55 - x है तो सभी खिलौनों की लागत कितनी होगी, सभी खिलौनों की संख्या से गुणा कर देंगे, x से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब हमें प्रश्न में दिया गया है किसी एक दिन कुल निर्माण की लागत कितनी थी, 750 रुपए। इसका मतलब x गुणा 55 - x किसी दिन कितना था, 750। तो हमने लिख दिया x गुणा 55 - x बराबर 750। अब गुणा कर लेते हैं कोष्टक के अंदर, x गुणा 55 55x, x गुणा -x -x की घात 2 बराबर में 750, तो वही है। अब हम क्या कर रहे हैं, जितने भी बाईं तरफ पद हैं उन सब पदों को ले जाएंगे हम दाईं तरफ, ठीक है। तो सबके चिन्ह बदल जाएंगे, तो बाईं तरफ तो रह जाएगा 0 बराबर 750 तो पहले से ही है दाईं तरफ, ठीक है। 55x गया दाईं तरफ तो ये ऋण के 55x हो गए, माइनस x की घात 2 गया तो धन x की घात 2 हो जाएगा दाईं तरफ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन सभी पदों को ले जाते हैं हम बाईं तरफ और शून्य को ले जाते हैं दाईं तरफ, ठीक है। मतलब ये सब शून्य के बराबर है, तो शून्य को बाईं तरफ रखो या दाईं तरफ रखो एक ही बात है, ठीक है। तो 750 माइनस 55x धन x की घात 2 कितना हो जाएगा, 0। अब हम क्या कर लेंगे, इनको x की घातों के घटते क्रम में रख लेंगे, ठीक है। तो x की घात का जो सबसे बड़ी घात वाला पद होगा उसको सबसे पहले रखेंगे, जैसे कि x की घात 2, तो x की घात 2 रखा माइनस 55x धन 750 बराबर 0। तभी तो ये a गुणा x की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 के रूप में हमें दिखेगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा x की घात 2 माइनस 55x धन 750 बराबर 0।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमने समीकरण निकाल लिया, द्विघात समीकरण x की घात 2 माइनस 55x धन 750 बराबर 0। ठीक है, तो अब जो हमारा स्टैंडर्ड होता है समीकरण द्विघात a गुणा x की घात 2 धन bx धन c बराबर 0, उससे तुलना कर लेंगे। तो यहाँ है x की घात 2, ठीक है, तो a कितना हो जाएगा हमारा 1, फिर है माइनस 55x, तो b कितना हो जाएगा माइनस 55। ठीक है, और अचर राशि 750, तो c कितना हो जाएगा 750। ठीक है, अब हम रफ कार्य कर लेते हैं। ठीक है, a गुणा c कितना होगा 1 गुणा 750 यानी कि 750। अब दोस्तों ये ट्रायल एंड एरर मेथड में बार बार हम करके नहीं देख रहे हैं, मतलब आप कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि 750 के ऐसे दो गुणनखंड कौन कौन से होंगे जिनका योग या घटावाने से 55 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ 30 गुणा अगर आप 25 करोगे तो 750 प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी आपको आ जाया करेगा कि ये रफ में करना है। ठीक है, तो आपको 1 2 3 ऐसे जरूरी नहीं आगे बढ़ना। ठीक है, इसलिए मैं ये डायरेक्ट आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो 30 गुणा 25 होगा 750। अब देख लेते हैं कि -30 माइनस 25 ये कितना होगा -55। ठीक है, तो बी है -55, तो ये सही है हमारा। ठीक है, -30 गुणा -25 होगा 750। ठीक है, अब हम आ जाते हैं समीकरण में। x की घात 2 को तो वही रख दिया, -55x को क्या लिख देंगे हम -30x -25x, तो हमने लिख दिया -30x -25x धन 750 बराबर 0। अब शुरू के दो पदों में x कॉमन ले लेंगे, x की घात 2 में से x कॉमन लेंगे तो बचेगा x, -30x में से x कॉमन लेंगे तो बचेगा -30। आखिरी के दो पदों में -25 कॉमन ले लेंगे, तो -25x में से 25 कॉमन लिया तो बचा x। ठीक है, फिर 750 में से -25 कॉमन लिया तो आ जाएगा -30 बराबर 0। अब देखो दोनों में x -30 कॉमन है, तो हम लिख देंगे x -30, दूसरे कोष्टक में क्या आएगा x -25, ये आ गया x -25। इसका मतलब क्या हुआ, या तो x -30 शून्य है या x -25 शून्य है। ठीक है, x -30 शून्य है, इसका मतलब -30 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो x बराबर 30 आ जाएगा, या इसमें -25 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो x बराबर 25 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने माना था उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या x है, तो उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या या तो 30 होगी या 25 होगी, कुछ भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है 25 भी हो सकती है। तो यही हमारा उत्तर होगा, या तो 30 या फिर 25। प्रश्न 3 बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न 3 में हमसे कहा गया है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ठीक है, तो बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। हम मान लेते हैं कि दो संख्याओं में पहली संख्या x है। ठीक है, और दोस्तों हमें दिया गया प्रश्न में दोनों संख्याओं का योग कितना है 27 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी दोस्तों 27 माइनस एक्स। ठीक है, क्योंकि दोनों संख्याओं का योग कितना है 27 है, पहली x है तो दूसरी होगी 27 माइनस एक्स, इसलिए दूसरी संख्या क्या होगी 27 माइनस एक्स। हमें प्रश्न में एक और चीज दे रखी है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 182। ठीक है, तो पहली संख्या कौन सी है x, दूसरी है 27 माइनस एक्स, इसका मतलब x और 27 माइनस एक्स का गुणनफल कितना होगा 182। तो हमने लिख दिया x गुणा 27 माइनस एक्स बराबर 182। अब x का गुणा कर लेते हैं कोष्टक के अंदर, x गुणा 27 होगा 27x, x गुणा माइनस एक्स होगा माइनस एक्स की घात 2 बराबर में 182 है ही। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बाईं तरफ जितने भी पद हैं उन सबको दाईं तरफ ले आएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, बराबर की दूसरी तरफ जाने पे चिन्ह बदलता है, तो बाईं तरफ तो रह जाएगा सिर्फ शून्य, दाईं तरफ 182 पहले से ही था, 27x बाएं से दाईं तरफ गया तो ऋण के 27x हो गया, माइनस एक्स की घात 2 बाईं से दाईं तरफ गया तो धन x की घात 2 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये सब बराबर है शून्य के, तो बस शून्य को दाईं तरफ कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा 182 माइनस 27 धन एक्स की घात 2 बराबर शून्य। अब हम क्या करेंगे, इसको एक्स की घातों के घटते क्रम में लिख देंगे। ठीक है, तो एक्स की घात 2 को पहले लिख दिया हमने, फिर माइनस 27 एक्स लिखा, फिर 182 लिखा बराबर शून्य, एक ही बात है। तो ये हो गया हमारा किस रूप में, a गुणा एक्स की घात 2 धन bx धन c बराबर शून्य के रूप में। ठीक है, एक्स की घात 2 का गुणांक कितना है 1, तो a हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, a 1 हो जाएगा। x का गुणांक कितना है -27x है, तो -27, तो b बराबर हो जाएगा -27। अचर राशि कितनी है 182, तो c हो जाएगा हमारा 182। ठीक है, अब हमें क्या करना है, a गुणा c करके देखना है, ये रफ कार्य कर लेते हैं। a है 1, c है 182, तो a गुणा c हो गया 1 गुणा 182, एक में किसी का भी गुणा करो तो वही संख्या आती है, तो AC आ जाएगा हमारा a गुणा c 182। अब हमें 182 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, ठीक है, जिनका योग या अंतर जो है 27 हो।
ठीक है। तो दोस्तों इस मेथड को अंग्रेजी में कहते हैं हम हिट एंड ट्रायल। ठीक है, ये हमें जो है एक्सपीरियंस से आता है, अनुभव से आता है कि क्या संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं हमें देखनी है जो जिनका योग या जो है जिनको घटाने पे 27 प्राप्त हो। ठीक है, तो दोस्तों एक वो गुणनखंड देखने हैं हमें, युग्म मतलब दो संख्याएं जिनका गुणनफल तो 182 हो और जिनका योगफल या घटाव जो है 27 हो। तो दोस्तों 13 गुणा 14 जो होता है वो 182 होता है। ठीक है, ये आपको 13 के पहाड़े और 14 के पहाड़े से ज्ञात है। ठीक है, अब दोस्तों 13 -13 और -14 को जोड़ेंगे तो -27 मिल जाएगा और -13 और -14 का गुणा करेंगे तो 182 मिल जाएगा। तो जो बी है हमारा मध्य पद, ठीक है, -27, उसको हम क्या लिख सकते हैं, -13 और -14। अब यहाँ समीकरण में आ जाते हैं। ठीक है, रफ कार्य हमारा पूरा हो गया। x की घात 2 को तो वही लिख देंगे, -27x को दो भागों में बांट देंगे जो हमने -13 और -14 निकाला है। तो -13x -14x, फिर धन 182 बराबर 0 है, उसको वैसे की वैसे ही लिख दिया। अब शुरू के दोनों पदों में हम देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है, x, तो x को ले लिया। x की घात 2 में से x कॉमन लिया तो x बचेगा, -13x में से x कॉमन लेंगे तो -13 बचेगा। अब आखिरी के दो पदों में हम -14 कॉमन ले लेते हैं, तो -14x में से -14 कॉमन लिया तो x बचा, 182 में से -14 कॉमन लिया तो -13 आ जाएगा हमारा। ठीक है, बराबर 0 तो है ही। अब दोनों में कितना कॉमन है, x -13। ठीक है, तो x -13 पहले लिख दिया, दूसरे कोष्टक में क्या आ जाएगा, x -14, वो आ गया x -14 बराबर 0। इसका मतलब क्या हुआ, या तो x -13 0 है या x -14 0 है। अब ये -13 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो धन का हो जाएगा, तो या तो x बराबर 13 होगा, दूसरे में देखिए x -14 बराबर 0, -14 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो x बराबर 14 आ जाएगा। ठीक है, तो या तो x 13 होगा या x 14 होगा। ठीक है, तो दोस्तों हमारा x बराबर 13 आ गया और x बराबर 14 आ गया। ठीक है, तो दोनों से हल कर लेते हैं। हमने माना था पहली संख्या क्या है, x है, तो अगर x बराबर 13 लेके चलेंगे तो पहली संख्या हो गई x बराबर 13। दूसरी संख्या हमने मानी थी 27 माइनस एक्स, मानी नहीं थी मतलब आ गई थी, क्योंकि योग 27 था तो दूसरी संख्या है 27 माइनस एक्स, तो लिख दिया 27 माइनस एक्स, एक्स की जगह अभी हम रख देंगे 13 यहाँ पर, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 27 माइनस 13, 27 में से 13 गए तो बच्चे 14, तो दूसरी संख्या आ गई 14। तो पहली संख्या 13, दूसरी संख्या 14। अब x बराबर 14 से हल कर लेते हैं, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, x बराबर 14, दूसरी संख्या वही 27 माइनस एक्स, एक्स की जगह अब क्या रखेंगे 14, तो हो जाएगा 27 माइनस 14, 27 में से 14 गए तो बचेंगे 13, तो दूसरी संख्या आ जाएगी 13। ठीक है, तो पहली संख्या 13 होगी तो दूसरी 14 होगी, अगर पहली संख्या 14 है तो दूसरी संख्या 13 होगी, तो उत्तर क्या होगा इसका, 13 और 14, दो संख्याएं हैं, एक संख्या 13 है और दूसरी संख्या कौन सी है, 14 है। प्रश्न 4 बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न 4 में हमसे कहा गया है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। क्रमागत मतलब होता है एक के बाद एक, धनात्मक पूर्णांक आप जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 इत्यादि इत्यादि, ये आप अध्याय 1 में पढ़ चुके हैं, कक्षा 9 में भी पढ़ चुके हैं आप। ठीक है, तो दोस्तों मान लेते हैं कि पहला धनात्मक पूर्णांक x है, तो दूसरा जो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है वो कितना होगा, x धन एक। क्रमागत का मतलब होता है जैसे एक अगर 7 है तो क्रमागत उसके क्रम में अगला कौन सा होगा, 8 होगा, तो 8 क्या होता है, 7 धन 1। ठीक है, तो इसलिए दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होगा x धन 1। ठीक है, अब दोस्तों हमें प्रश्न में कहा गया है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग कितना, 365। इसका मतलब x और x धन 1 के वर्गों का योग कितना, 365। तो x का वर्ग कितना होगा, x का स्क्वायर, x की घात 2 धन x धन 1 का वर्ग लिख दिया हमने, और ये कितना दे रखा है हमें, 365। ठीक है, अब दोस्तों हम जानते हैं a धन b का वर्ग कितना होता है, a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन 2ab। ठीक है, तो यहाँ पर a हो जाएगा x और b हो जाएगा 1। ठीक है, तो अब इसको हल कर लेते हैं, x की घात 2 को तो वही लिख दिया, x धन a के होल वर्ग को खोल लेते हैं, होल स्क्वायर को, हो जाएगा x स्क्वायर धन 1 स्क्वायर धन 2ab, 2 गुणा x गुणा 1, क्योंकि a है x और b है 1। ठीक है, बराबर 365 तो दे ही रखा है। ठीक है, अब देखिए x की घात 2 धन x की घात 2 कितना हो जाएगा, 2 गुणा x की घात 2, एक की घात 2, एक की घात 2, एक की तो कितनी भी घात हो वो एक ही रहता है। ठीक है, 2 गुणा x कितना हो जाएगा, 2x बराबर 365। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 365 को बाईं तरफ ले आएंगे तो ऋणात्मक हो जाएगा वो, तो देखो 2 गुणा x की घात 2 धन x धन 1 धन 2x को तो हमने वही लिख दिया, और 365 को बाईं तरफ ले आए तो -365, फिर दाईं तरफ हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए 2 गुणा x की घात 2 तो वही रहेगा। ठीक है, अब ये धन का एक है, ये -365 है, तो ये -364 रह जाएगा। ठीक है, तो हमने लिख दिया 2x -364 बराबर 0। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण आ गया।
ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। देखो तीनों में 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो हमने 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। 2 गुणा एक्स की घात 2 में से 2 कॉमन लेंगे तो एक्स की घात 2 बचेगा, धन 2x में से 2 कॉमन लेंगे तो x बचेगा, माइनस 364 में से 2 कॉमन लेंगे तो माइनस 182 बचेगा, बराबर 0। तो अब ये 2 चला जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा हमारा, एक्स की घात 2 धन x माइनस 182 बराबर 0, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारे एक द्विघाती समीकरण। इसको हम हल करेंगे और x के मान ज्ञात करेंगे। तो आइए दोस्तों, जो समीकरण निकाला था हमने वो लिख लिया, एक्स की घात 2 धन एक्स माइनस 182 बराबर 0, ठीक है। ये किस रूप का है, a गुणा एक्स की घात 2 धन बी एक्स धन सी बराबर 0। एक्स की घात 2 का गुणांक कितना है, 1, तो a हो जाएगा हमारा 1। धन x है तो x का गुणांक कितना होगा, 1, तो b भी हो जाएगा 1। अचर राशि है माइनस 182 तो c हो जाएगा माइनस 182। अब हम रफ कार्य कर लेते हैं, a गुणा c निकालना है तो a है 1 और c है माइनस 182, तो 1 गुणा माइनस 182, तो a गुणा c आ जाएगा हमारा माइनस 182, क्योंकि एक में तो किसी का भी गुणा करो तो वही आता है। अब हमें 100 जो b है 1 है, ठीक है। तो हमें दो ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जिनका योगफल या जो जिनको आपस में घटाने पे 1 मिले और उनका गुणनफल कितना हो, माइनस 182, ठीक है। तो 182 के दो गुणनखंड देखने हैं कि जो गुणा करने पे 182 मिले। तो दोस्तों 13 गुणा 14 होता है 182, ये प्रश्न 3 में भी हमने किया था, ठीक है। तो एक कैसे आएगा, फिर 14 में से 13 घटा देंगे तो एक आ जाएगा, ठीक है। तो b बराबर एक कैसे मिलेगा हमें, 14 माइनस 13। अब आप देखिए 14 गुणा माइनस 13, ठीक है। 14 गुणा माइनस 13 कितना होगा, माइनस 182, और यही तो है हमारा a गुणा c, ठीक है। तो हमें दो संख्याएं मिल गई, 14 और 13, 14 माइनस 13, जिससे b बराबर एक आ जाता है। अब हम आ जाएंगे अपने समीकरण पे, x की घात 2 को तो वही लिख दिया। अब x को क्या लिख सकते हैं, धन 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0 को वैसे की वैसे ही लिख दिया। अब शुरू के दो पदों में हम x कॉमन ले लेंगे, ठीक है। x कॉमन ले लेंगे तो x की घात 2 में क्या बचेगा, x धन 14x में से x कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, धन 14। फिर आखिरी के दो पदों में माइनस 13 को कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस 13x में से माइनस 13 कॉमन लिया तो x बचा, माइनस 182 में से माइनस 13 कॉमन लिया तो धन का 14 बचा, बराबर 0। अब आप देखिए दोनों कोष्टकों में बराबर चीज है, x धन 14, तो x धन 14 कॉमन आ जाएगा। दूसरे कोष्टक में क्या आएगा, x माइनस 13, ये आ गया हमारा x माइनस 13, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, या तो x धन 14 शून्य है, ठीक है, या x माइनस 13 शून्य है, ठीक है। x धन 14 शून्य है तो 14 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऋण क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब x बराबर माइनस 14 है। या फिर x माइनस 13 अगर शून्य है तो माइनस 13 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो धन का हो जाएगा, तो या तो x बराबर 13 है, तो या तो x माइनस 14 होगा या x 13 होगा, ठीक है। तो समझ लेते हैं कि क्या होगा x का मान। तो दोस्तों x हमारा माइनस 14 है और 13 आया है x बराबर, ठीक है। दोस्तों चूंकि x बराबर माइनस 14 एक धनात्मक पूर्णांक नहीं हो सकता, ठीक है, और हमें प्रश्न में क्या दे रखा था, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। ये तो ऋणात्मक पूर्णांक है, तो x बराबर जो माइनस 14 है वो हमारा हल नहीं होगा, ठीक है। तो x बराबर माइनस 14 को हमारा उत्तर नहीं माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें धनात्मक पूर्णांक लेना है। तो हम किसको लेंगे, x बराबर 13 को, ठीक है। x बराबर 13 एक धनात्मक पूर्णांक है, तो पहला धनात्मक पूर्णांक हमने x माना था, तो पहला हमारा धनात्मक पूर्णांक आ गया x बराबर 13। दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमने माना था x धन 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 13 धन 1, 13 धन 1 कितना हो जाएगा, 14। तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक आ जाएगा हमारा 14, तो पहला आ गया 13, दूसरा आ गया 14, तो हमारे प्रश्न का उत्तर होगा 13 और 14, ठीक है। जो हमें धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं 13 और 14, माइनस 14 नहीं होगा क्योंकि ये धनात्मक पूर्णांक नहीं है। बच्चों, अगर आप हमारे यूपी बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे यूपी बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबाकर यूपी बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, जब भी हमारा कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, और जब भी आप यूट्यूब में वीडियोज़ को सर्च करेंगे तो आपको हमारे चैनल के वीडियोज़ ऊपर नज़र आने लगेंगे। बच्चों, इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोज़ को देखने के लिए आप कभी भी आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। प्रश्न 5 बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न 5 में हमसे कहा गया है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अन्य दो भुजाएं कौन सी होंगी, उसका आधार और उसकी ऊंचाई। तो दोस्तों ऐसा एक कोई समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। मान लेते हैं कि समकोण त्रिभुज का आधार कितना है, x सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये हमने आधार मान लिया x सेंटीमीटर, ठीक है। फिर हमें प्रश्न में दिया गया है कि समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार हमने माना x,
ठीक है, तो ऊंचाई कितनी होगी, x में से 7 सेंटीमीटर कम, तो x माइनस 7 हो जाएगी। तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, x माइनस 7। ठीक है, तो ये आ गई x माइनस 7। और हमें प्रश्न में दिया गया है कि कर्ण जो है 13 सेंटीमीटर का है, तो कर्ण लिख देते हैं हम 13 सेंटीमीटर का। अब दोस्तों हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एक थ्योरम को, प्रमेय को, क्या है वो प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, वो जो पाइथागोरस एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, ठीक है, उन्होंने हमें एक प्रमेय बताई थी, वो क्या थी, आधार का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग। ठीक है, ऊंचाई या लंब एक ही चीज होती है। ठीक है, तो आधार कितना है, माना है हमने x। ठीक है, तो आधार की जगह रख दिया x, तो ये हो गया x का वर्ग धन ऊंचाई कितनी आ गई थी हमारी x माइनस 7, तो ये ऊंचाई की जगह रख देंगे x माइनस 7, तो ये हो जाएगा x माइनस 7 का वर्ग बराबर कर्ण दे रखा है 13 सेंटीमीटर, तो कर्ण की जगह रख दिया हमने 13, तो ये हो गया 13 सेंटीमीटर का वर्ग। अब इसको हल कर लेते हैं, बहुत ही आसान है। तो x माइनस 7 का जो होल वर्ग है वो किस रूप का है, a माइनस बी के स्क्वायर के होल स्क्वायर के बराबर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर धन बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर a हो जाएगा x और b हो जाएगा 7। ठीक है, तो ये वाला x की घात 2 तो x की घात 2 हो जाएगा, x माइनस 7 के होल स्क्वायर को खोलेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर धन b स्क्वायर, b क्या है 7 यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि माइनस 2 गुणा a की जगह x और b की जगह 7, तो माइनस 2 गुणा x गुणा 7 आ जाएगा बराबर 13 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 13 गुणा 13 169। ठीक है, ये हम जानते हैं। ठीक है, अब इसको और हल कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर धन एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 गुणा एक्स स्क्वायर, फिर 7 का वर्ग स्क्वायर कितना का, 7 गुणा 7 सत्तू सत्तू 49 हो गया। फिर ये देखिए माइनस 2 गुणा एक्स गुणा 7, 2 सत्ते 14, और ये एक्स है और माइनस का चिन्ह है तो माइनस 14x हो जाएगा बराबर में 169 है ही पहले से। अब ये 169 को हम ले आएंगे बाईं तरफ तो ऋण का हो जाएगा, तो बाकी पदों को वैसे ही लिख दिया, 2 गुणा एक्स की घात 2 धन 49 माइनस 14x, और ये आ गया माइनस 169, दाईं तरफ हो गया बराबर 0। ठीक है, अब 2 गुणा एक्स की घात 2 तो वही हो जाएगा, माइनस 14x वही हो जाएगा, ये 49 धन का है और ये 169 ऋण का है। ठीक है, तो बड़ा है ऋण का, तो 169 में से 49 जाएगा तो बचेगा 120, पर किसका, ऋण का, तो ये हो गया माइनस 120 बराबर 0। अब देखो इसमें 2 कॉमन आ रहा है तीनों पदों में, तो 2 को कॉमन ले लेते हैं, 2 को कॉमन लेंगे तो 2 गुणा एक्स की घात 2 में से 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा एक्स की घात 2, माइनस 14x में से 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा माइनस 7x, माइनस 120 में से 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा 60 बराबर 0। अब ये 2 चला जाएगा हमारा, क्योंकि 0 के नीचे जाएगा तो बट्टे में कोई मतलब नहीं है इसका, तो क्या बचेगा हमारा, x की घात 2 माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। ठीक है, यही हमारा द्विघात समीकरण है। अब हम इसको हल करके x का मान ज्ञात करेंगे। तो आइए दोस्तों, जो हमने समीकरण निकाला है x की घात 2 माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0, इसको हल कर लेते हैं। ये किस रूप का है, a गुणा x की घात 2 धन bx धन c बराबर 0। दोनों के पदों की तुलना कर लेते हैं, तो x की घात 2 का गुणांक कितना है यहाँ पर 1, तो a बराबर हो जाएगा 1 धन bx, यहाँ पर है माइनस 7x, तो x का गुणांक कितना है माइनस 7, तो b कितना हो जाएगा हमारा माइनस 7। फिर अचर राशि कितनी है माइनस 60, तो c कितना हो जाएगा हमारा माइनस 60। ठीक है, a b c आ गए। अब हम रफ कार्य करेंगे, a गुणा c निकालेंगे, a है 1 और c है माइनस 60, 1 गुणा माइनस 60 होता है माइनस 60, 1 गुणा c आ गया माइनस 60। अब जो b है माइनस 7, ठीक है, तो हमें b के दो संख्या ऐसी ज्ञात करनी है कि जिनका योगफल तो माइनस 7 हो और उसका गुणनफल माइनस 60 हो। ठीक है, तो 60 के गुणनफल क्या होंगे, ये हम ट्रायल एंड एरर मेथड से करेंगे। ठीक है, मतलब ये है अनुभव से आता है हमको। ठीक है, वैसे आप चाहें तो एक एक करके देख सकते हैं, 60 के गुणन का 1 गुणा 60, 2 गुणा 30, ठीक है, 3 गुणा 20 इत्यादि। ठीक है, यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं कि 5 गुणा 12 क्या होता है 60 होगा, और 12 में से 5 जाएगा तो 7 मिल जाएगा हमको, या 5 में से 12 जाएगा तो माइनस 7 मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए 5 माइनस 12 लिखेंगे तो माइनस 7 आ जाता है, जो कि हमारा बी है, और 5 गुणा माइनस 12 करेंगे तो माइनस 8 आ जाता है, जो कि ए गुणा सी है। तो माइनस 7 को हम कैसे बांटेंगे, विभक्त करेंगे 5 में और माइनस 12 में। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने समीकरण पे, x की घात 2 तो वही लिख दिया हमने, माइनस 7x को क्या लिखा, धन 5x माइनस 12x, तो ये कितना होगा माइनस 7x ही होगा, और माइनस 60 को माइनस 60 बराबर 0 को बराबर 0। अब शुरू के दो पदों में क्या करेंगे, हम x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x, x की घात 2 में से x कॉमन लेंगे तो x बचेगा,
और 5x में से x कॉमन लिया तो 5 बचा, तो ये हो गया x धन 5। आखिरी के दो पदों में -12 कॉमन ले लेंगे, तो -12x में से -12 कॉमन लिया तो x बचेगा, -60 में से -12 कॉमन लेंगे तो धन का 5 बचेगा बराबर 0। अब देखो दोनों में x धन 5 है तो x धन 5 कॉमन आ जाएगा, दूसरे कोष्टक में क्या आएगा x -12 बराबर 0। इसका मतलब क्या हुआ, या तो x धन 5 शून्य है या x -12 शून्य है। ठीक है, अब x धन 5 शून्य है तो 5 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऋण का हो जाएगा, तो x बराबर या तो -5 है, और या फिर दूसरे में देखें तो x -12 शून्य में -12 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो या तो x बराबर 12 है। ठीक है, तो अब हम इसको और आगे हल करते हैं प्रश्न को। तो दोस्तों हमारे x के दो हल निकले, x बराबर -5 और x बराबर 12। x हमने क्या माना था, समकोण त्रिभुज का आधार माना था। ठीक है, तो त्रिभुज की कोई भी भुजा कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो x बराबर जो -5 है वो संभव ही नहीं है। ठीक है, तो संभव क्या है, x बराबर 12। ठीक है, तो x बराबर 12 संभव है, तो समकोण त्रिभुज का आधार तो हमने x माना था, तो समकोण त्रिभुज का आधार कितना हो जाएगा, x बराबर 12 सेंटीमीटर। और समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है, x -7, तो अब यहाँ पर x की जगह रख देंगे 12। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई हो जाएगी 12 -7, 12 में से 7 गए तो कितना मिलेगा, 5। तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। यही हमारा उत्तर होगा कि समकोण त्रिभुज का आधार है 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर। प्रश्न 6 बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न 6 में हमसे कहा गया है, एक कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग मतलब छोटा उद्योग, एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। ठीक है, कुछ बर्तन बनाता है एक दिन में। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, नग मतलब बर्तन, हर एक बर्तन की निर्माण की लागत रुपए में उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। ठीक है, यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जो ज्ञात करना है वो हमें मान लेते हैं कि उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी है, x थी। ठीक है, ये हम मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, हमें प्रश्न में दिया गया है कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण की जो लागत है रुपए में, वह उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। ठीक है, तो उस दिन कितने बर्तनों का निर्माण हुआ, निर्मित हुए x, तो लागत कितनी थी, प्रत्येक नग की निर्मित बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक, यानी x के दुगने से 3 अधिक। ठीक है, तो इसलिए उस दिन प्रत्येक बर्तन के निर्माण की लागत रुपयों में कितनी होगी, जितने बर्तन बने x उसके दुगने से 3 अधिक, तो x का दुगना 2x, उससे 3 अधिक मतलब धन 3, तो ये हो जाएगी 2x धन 3। तो उस दिन प्रत्येक बर्तन के निर्माण की लागत कितनी होगी, 2x धन 3। ठीक है, उस दिन निर्मित सभी बर्तनों के निर्माण की लागत कितनी होगी, जितने बर्तनों की संख्या थी गुणा प्रत्येक बर्तन की लागत। तो बर्तनों की संख्या थी x और प्रत्येक बर्तन की लागत है 2x धन 3, तो x गुणा 2x धन 3 होगा हमारा सभी बर्तनों के निर्माण की लागत। अब दोस्तों प्रश्न में दे रखा है कि उस दिन कुल निर्माण लागत कितनी है, 90 रुपए, तो हमारा x गुणा 2x धन 3 कितना हो जाएगा, 90 के बराबर। तो x गुणा 2x धन 3 हो गया 90 के बराबर। अब ये हल कर लेते हैं, इसको सरल कर लेते हैं। x गुणा 2x होगा 2 गुणा x की घात 2, x गुणा 3 होगा धन 3x बराबर 90 तो है ही। अब ये 90 को हम ले आएंगे बाईं तरफ से, ऋण का हो जाएगा, तो 2 गुणा x की घात 2 धन 3x माइनस 90 बराबर 0 हो गया। ठीक है, तो ये हमें द्विघात समीकरण मिल गया। अब इस द्विघात समीकरण को हम हल कर लेंगे। तो दोस्तों हमने समीकरण निकाल लिया, 2 गुणा x की घात 2 धन 3x माइनस 90 बराबर 0। तो इसको जो स्टैंडर्ड समीकरण होता है हमारा, a गुणा x की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 से तुलना कर लेते हैं। तो x की घात 2 का गुणांक कितना है, 2 है, 2 गुणा x की घात 2 है, तो a बराबर हो जाएगा हमारा 2, लिख दिया हमने। फिर है धन 3x, तो x का गुणांक कितना हो गया 3, तो b बराबर कितना हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, अचर राशि है -90, तो c बराबर कितना हो जाएगा -90। अब रफ कार्य कर लेते हैं, a गुणा c निकाल लेते हैं। a है 2 और c है -90, तो a गुणा c हो जाएगा 2 गुणा -90, 2 गुणा -90 आ जाएगा हमारा -180। ठीक है, तो अब हमें दो संख्या ऐसी ज्ञात करनी है जिनका गुणनफल तो -180 हो और जिन दोनों को जोड़ें तो हमें 3 प्राप्त हो। तो देखिए दोस्तों, 15 गुणा 12 होता है 180, ये हम जानते हैं। ठीक है, और अगर हम 15 में से 12 घटा दें तो हमें 3 मिल जाएगा। तो देखो 15 में से 12 घटाए तो 3 मिल गया, और 15 और -12 का गुणा कर देंगे अगर हम, तो हमें -180 मिल जाता है।
तो 3 को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 15 माइनस 12। अब आ जाते हैं समीकरण पे। 2 गुणा एक्स की घात 2 को तो वही लिख दिया। 3x को क्या लिखेंगे धन 15x माइनस 12x। ठीक है, 15 में से 12 गया तो 3x ही होगा। ठीक है, माइनस 90 बराबर 0। अब शुरू के दोनों पदों में x कॉमन है तो x को कॉमन ले लिया। 2 गुणा एक्स की घात 2 में से x कॉमन लिया तो क्या बचेगा 2x। धन 15x में से x कॉमन लिया तो 15 बचेगा। आखिरी के दो पदों में क्या कॉमन आ रहा है 6 कॉमन आ रहा है, -6 तो -6 को कॉमन ले लिया। -12x में से -6 को कॉमन लेंगे तो 2x होगा। ठीक है, और -90 में से -6 को कॉमन लेंगे तो धन का 15 होगा बराबर 0। अब दोनों में 2x धन 15 है, 2x धन 15 है। ठीक है, तो दोनों का 2x धन 15 कॉमन हो जाएगा तो अगले कोष्टक में क्या आएगा x माइनस 6, तो ये आ गया x माइनस 6 बराबर 0। इसका मतलब क्या हुआ, या तो 2x धन 15 शून्य है या x माइनस 6 शून्य है। अब 2x धन 15 शून्य है तो 15 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऋण का हो जाएगा, तो 2x बराबर होगा -15। अब ये 2 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो बट्टे में जाएगा, तो x बराबर होगा -15 बट्टे 2। या फिर अगर x माइनस 6 शून्य है तो -6 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो धन का हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 6। ठीक है, तो अब हम इस प्रश्न को और आगे हल कर लेते हैं। अभी तो हमने x के मान ज्ञात कर लिए -15 बट्टे 2 और x बराबर 6। x बराबर -15 बट्टे 2 आ गया और x बराबर 6 आ गया है। दोस्तों हमने x बराबर -15 बट्टे 2 निकाला है और x बराबर 6, परंतु हम जानते हैं कि बर्तनों की संख्या जो है कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसका मतलब x बराबर -15 बट्टे 2 जो है वो हल संभव नहीं है। ठीक है, तो x बराबर 6 ही होगा। उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी है x है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या x बराबर कितनी होगी 6 होगी। ठीक है, और उस दिन प्रत्येक बर्तन के निर्माण की लागत कितनी है 2x धन 3। ठीक है, तो यहाँ पर x की जगह क्या रख देंगे 6, तो 2x धन 3 है तो हो जाएगा 2 गुणा 6 धन 3। 2 गुणा 6 होगा 12 और धन 3 हो जाएगा 15। तो उस दिन प्रत्येक बर्तन के निर्माण की लागत कितनी आ जाएगी हमारी 15 रुपए। ठीक है, तो हमारा उत्तर होगा बर्तनों की संख्या 6 और प्रत्येक बर्तन के निर्माण की लागत 15 रुपए। यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों अगर आप यूपी बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और जब भी आप यूट्यूब पर कोई वीडियो सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोज़ आपको ऊपर नज़र आने लगेंगे। आप हमारे वीडियोज़ को अपने सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर अवश्य शेयर करें जिससे आपके दोस्तों का भी लाभ हो सके। आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और इस अध्याय के अन्य सभी वीडियोस को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।